का जो आज ये टोटल ये 4 आर्टिकल्स नाम की जो पुस्तक कार्ल स्मिथ की, उसका एक आखिरी जो 2 निबंध है, 2 निबंधों की चर्चा मैं पिछले एपिसोड्स में कर चुका हूँ। उसका जो 3rd निबंध है वो ये है, टोटल एनिमी, टोटल बार एंड टोटल स्टेट। हिंदी में सरल रूप में कहें तो सब के खिलाफ युद्ध, सब समय युद्ध और सर्वसत्तावादी राज्य, ये कुल मिला के सबसे बड़ी थीम हिटलर की जो उनके जेहन में थी, जिसकी दिशा में वो पूरे के पूरे राज्य को ले गए। टोटल एनिमी, टोटल वार और टोटल स्टेट के क्रम में ये चीज सबसे पहले निर्मित की गई कि आम जनता को प्रोपेगेंडा में अहर्निश व्यस्त रखो और तनाव में रखो। और आम जनता अगर प्रोपेगेंडा में अहर्निश व्यस्त और तनाव में रहेगी तो काम करने में सुविधा होगी। क्योंकि हिटलर को शांति पसंद नहीं थी। हिटलर का मानना था कि हिंसा के, नफरत के, फेक मुद्दों की लगातार झड़ी लगाते रहो। किसके खिलाफ? यहूदियों के खिलाफ। जब आप यहूदियों के खिलाफ में युद्ध की घोषणा करेंगे तो जाहिर है कि वो एक छोटी मोटी संख्या नहीं है, बहुत बड़ी संख्या थी। तो एक तरह से समूची जनता के खिलाफ हिटलर ने युद्ध की घोषणा कर दी थी। जनता ने ही वोट दिया था उसे, जनता ने ही उसे सत्ता सौंपी थी। लेकिन हिटलर ने सत्ता में आने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया वो ये कि राष्ट्र निर्माण के और विकास के नाम पर उसने जनता के खिलाफ खुले युद्ध की घोषणा कर दी। यहूदी उसमें प्रस्थान बिंदु थे। ऐसा नहीं कि यहूदियों के का नरसंहार करने के साथ गैर यहूदी नहीं मारे गए, बड़ी संख्या में गैर यहूदी भी मारे गए। बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा, अगर हिटलर के टोटल शासन को देखें तो हिटलर के 12 साल के शासन में सबसे ज्यादा गैर यहूदी लोग मारे गए। आप उसमें द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए लोगों की संख्या भी शामिल कर लेते, कई करोड़ लोग मारे गए। तो हिटलर का लक्ष्य था अहर्निश युद्ध और अहर्निश प्रोपेगेंडा में जनता को व्यस्त रखो। और ये जो जनता को प्रोपेगेंडा में व्यस्त रखो, ये मंत्र हमारे यहां के शासकों ने सीख लिया है। युद्ध तो नहीं कर सकते क्योंकि क्षमता नहीं है, लेकिन प्रोपेगेंडा तो कर सकते हैं। अहर्निश प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा माने अहर्निश झूठ का प्रचार। हिटलर का अहर्निश प्रोपेगेंडा का मकसद यह था कि आप जर्मनी में अगर रह रहे हैं तो आप हिटलर के अलावा और कोई चीज नहीं सोचें। ठीक ये मॉडल बहुत ही सुचिंतित ढंग से भाजपा के मीडिया प्रचारकों ने इस्तेमाल किया और उन्होंने हिंदुस्तान की जनता के एक बहुत बड़े हिस्से को इस काम में व्यस्त कर दिया कि वह मोदी के अलावा और किसी चीज के बारे में न सोचें। ये मॉडल तभी टूट सकता है जब आप जन आंदोलन खड़े करें, अन्यथा ये प्रोपेगेंडा से मॉडल नहीं टूट सकता। दूसरी चीज, जो टोटल वार के तहत यानी जनता के खिलाफ युद्ध की जो घोषणा, इसमें सबसे पहले यहूदी निशाने पर लिए गए और यहूदियों के साथ साथ आम जर्मन
बासिंदे भी निशाने पर लिए गए। तो स्टेट के जो एनिमी हैं, स्टेट के जो शत्रु हैं, वो कौन है? वहां यहूदी थे। स्टेट माने नाजी पार्टी, जर्मन स्टेट नहीं। तो नाजी पार्टी के जो शत्रु हैं उनको ठिकाने लगाओ, उनको गिरफ्तार करो, उनको यातना शिविरों में भेजो, उनको गैस चैम्बरों में भेजो, अन्यथा उनको देश छोड़कर जाने के लिए मजबूर करो। और इस पूरे क्रम में दिलचस्प बात बता रहा हूं, इस पूरे क्रम में पूरे समाज का, पूरे सिस्टम का पॉलिटिसाइजेशन किया गया। हिटलर का प्रोपेगेंडा इफेक्टिव हो, इसके लिए जरूरी है कि पूरे समाज का राजनीतिकरण किया जाए। और ये जो प्रोपेगेंडा, मैनिपुलेशन और पॉलिटिसाइजेशन, राजनीतिकरण, ये तीन एलिमेंट बाकायदा सीधे सीधे हिटलर से उधार लेकर भारत में लागू किए गए। और भारत में एक तरह से ये अहरनिश व्यस्तता और प्रोपेगेंडा के जरिए अब हमेशा व्यस्त है। व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, सोशल मीडिया में मैसेज आ रहे हैं, फेसबुक पे मैसेज आ रहे हैं, यूट्यूब पर भाषण आ रहे हैं, तरह तरह के मैसेज आ रहे हैं, ट्विटर पर मैसेज आ रहे हैं, और बाढ़ लगी हुई है मैसेज की। और इससे अगर आप बचते हैं तो आपके पास में एक ही रास्ता है। आप खाली समय में आप सिर्फ ये सोचिए कि मोदी जी कौन कौन से अच्छे काम कर रहे हैं। वास्तविकता यह, मोदी जी कोई अच्छा काम नहीं कर रहे। मोदी जी ने पूरे राष्ट्र को एक तरह से बंद गली में ले जाके बंद कर दिया है। पूरा राष्ट्र एक ऐसी जगह चला गया है जहां से कि निकलना राष्ट्र के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बाहर मोदी के रखवाले खड़े हुए, राष्ट्र बाहर उस बंद गली से निकल नहीं सकता। और इसके लिए तीन महत्वपूर्ण चीज इस्तेमाल की गई जो कि हिटलर से उधार ली गई: मैनिपुलेशन, प्रोपेगेंडा और पॉलिटिसाइजेशन। दिलचस्प बात यह है कि जो आरएसएस के लोग कल तक पानी पी पी कर कहते थे कि हम राजनीतिक नहीं हैं, हर चीज में राजनीति नहीं देखनी चाहिए, आज वे हर क्षेत्र में, हर स्तर पर राजनीति कर रहे हैं। और ये जो मैनिपुलेशन, प्रोपेगेंडा और ये जो अहरनिश व्यस्तता, मैसेजिंग के जरिए, तमाम किस्म के प्रोपेगेंडा सामग्री के जरिए जिसको कि आपके बीच में प्रक्षेपित किया जा रहा है, ये सारी की सारी चीजें किसी भी विध्वंसक हथियार से ज्यादा खतरनाक साबित हो रही हैं। आपने कहीं परमाणु बम फेंका तो वहां एक बार जनरेशन नष्ट होगी, दो बार जनरेशन नष्ट होगी, लेकिन यहां जनरेशन नष्ट नहीं हो रही है। कोई मर नहीं रहा है, लेकिन दिमाग मर रहा है। लोगों के सेक्युलर दिमाग को एकदम ध्वस्त कर दिया गया है प्रोपेगेंडा के जरिए। कल तक ये था कि आम आदमी के अंदर धर्मनिरपेक्षता के प्रति एक आस्था थी, आज आम आदमी के अंदर धर्मनिरपेक्षता के प्रति नफरत पैदा कर दी गई है और धर्मनिरपेक्ष शब्द को एक तरह से अनटचेबल बना दिया गया है। हिटलर को तो युद्ध करना पड़ा यहूदियों के खिलाफ में, गैस चैम्बर बनाने पड़े। मोदी इस मामले में कुशल है कि उन्होंने गैस चैम्बर नहीं बनाए, लेकिन उन्होंने प्रोपेगेंडा के जरिए हिंदुस्तान की जनता के अशिक्षा का उपयोग करते हुए लोगों के जेहन में
वे तमाम फेक चीजें भर दी जो कि एकदम निर्मूल और निराधार है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। और इसका दुष्परिणाम यह हुआ जो कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई। आज हिंदुस्तान में सबसे अधिक बेरोजगारी है। आज हिंदुस्तान में इतनी बेरोजगारी है कि उतनी हिटलर के जमाने में जर्मनी की जनसंख्या नहीं थी। आज हिंदुस्तान में इतने ज्यादा लोग भूखमरी के शिकार हैं कि कई जर्मनी में बना दिए जाएं, उसकी भी संख्या पार कर जाएगी। हिटलर ने छोटे से मुल्क में जहां बेरोजगारी थी, भयानक अराजकता थी, उसमें जब शासन संभाला तो कहा कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब तक जो होता रहा है गलत होता रहा है, अब सब सही होगा। और यह कहकर जो उसने काम शुरू किया, तो जो कुछ जर्मन समाज की उदारतावादी नीतियों, उदार संस्थानों की जो उपलब्धियां थी, वो सारी की सारी उपलब्धियां उसने मिट्टी में मिला दी। एक अन्य चीज, हिटलर के आने के बाद में जो सबसे भयानक चीज घटी, जनता में अत्याचार हुए, जनता में प्रोपेगेंडा की एक तरह से आंधी चली। लोग हिटलर के अलावा और किसी के बारे में सोचते ही नहीं थे और बोलते ही नहीं थे। न मीडिया बोलता था, ना और कोई लोग बोलते थे, बल्कि और बहुत सारे अच्छे नामी बुद्धिजीवी हिटलर के साथ चले गए। मैं उस पर बाद में बात करूंगा। लेकिन एक भयानक चीज हुई, वो ये कि जर्मनी की जनता के बीच में जो लोग बिजनेस करते थे, छोटी छोटी आजीविकाओं से जुड़े हुए लोग थे, उनकी बिजनेस पर तेज हमला हुआ। बाई चांस की बात है, नरेंद्र मोदी ने पिछले 8 साल में जिस तरह की नीतियां अडॉप्ट की, उससे सबसे अधिक नीचे छोटे व्यापारी, दुकानदार पूरी तरह से पमाल हुए। और तो और कश्मीर क्लासिक एग्जाम्पल है। आपने 370 हटाई, वहां जनता ने कोई विरोध नहीं किया, जनता ने कोई जुलूस नहीं निकाला। लेकिन आपने 370 हटाने के साथ ही अघोषित बंद, दुकानें बंद, इंटरनेट बंद, सारी गतिविधियां बंद। पूरे कश्मीर की जनता को 7 महीने से अधिक समय तक इंटरनेट बंद करके, सारी गतिविधियां ठप करके एक तरह से पीड़ित किया गया और प्रताड़ित किया गया। और आर्थिक नुकसान कितना हुआ? 28,000 करोड़ से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ कश्मीर की जनता का। इसमें कश्मीरी पंडित भी शामिल हैं, कश्मीरी मुसलमान भी शामिल हैं, कश्मीरी सिख भी शामिल है, कश्मीरी हिंदू भी शामिल है। इन सब का नुकसान हुआ। टोटल युद्ध, 370 के नाम पर टोटल युद्ध की घोषणा जम्मू कश्मीर की जनता के खिलाफ। अरे आपको 370 हटानी थी, हटा दिया आपने। बाजार बंद करने की क्या जरूरत थी? स्कूल बंद करने की क्या जरूरत थी? हर चीज बंद। लॉकडाउन तो बाद में आया है, कश्मीर में लॉकडाउन पहले लागू कर दिया गया, और 1-2 दिन, 7 महीने तक। कितने लोग गिरफ्तार किए गए, जेल में बंद किए गए, कोई नहीं जानता। हिटलर ने बेशुमार जुल्म किए, बेशुमार गिरफ्तारियां की, कोई गिनती नहीं थी। हमारे यहां भी गिनती नहीं है, सरकार नहीं बताती कितने लोग बंद हैं। वो तो कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही थी तो पता चला कि यूएपीए में हिंदुस्तान में 13,500 लोगों को नरेंद्र मोदी की सरकार ने जेलों में डाल रखा है। उनकी जमानत नहीं हो सकती, उनका कोई अपराध नहीं है, लेकिन वो जेल में डाल दिए गए। खुलेआम आर्थिक और लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमले, ये
जो नीति है, ये नीति किसकी थी? इतिहास में विरल एकमात्र उदाहरण है जर्मनी का कि वहां के शासकों ने ये नीति अपनाई हिटलर के समय में, और जनता के जनतांत्रिक अधिकारों और आर्थिक अधिकारों पर हमले किए गए। और ये बहुत ही चिंता की चीज है कि आप वो अपने लिए सीखने के लिए आपको दुनिया में कोई और नहीं मिला, हिटलर की नीतियां मिली। कपिल सिब्बल तो कल बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं बची। अरे उसी दिन बोलना चाहिए था, देखना चाहिए था, जब 370 हटाई गई और 7 महीने तक कश्मीर में लॉकडाउन रहा, अघोषित तौर पर लॉकडाउन रहा। सुप्रीम कोर्ट ने उफ नहीं की। अदालतें किसी न किसी बहाने से मूक दर्शक बनी हुई हैं, क्योंकि वे अब एक ही व्यक्ति के इशारे का इंतजार करती हैं, प्रधानमंत्री क्या सोच रहे हैं। हिटलर ने यही स्थिति पैदा की थी। एक अन्य चीज, ये जो अभी पार्ट टाइम सैनिकों की जो भर्ती की जो स्कीम शुरू की सरकार ने, जिसमें 45,000 लोगों की भर्ती होनी है, मैं उस स्कीम के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका, मैं नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि 45,000 पोस्ट पर एप्लीकेशन कितनी आई? जिस देश में 85 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हों, 25 करोड़ से अधिक नौजवान बेरोजगार हों, अगर वहां 2-3 लाख एप्लीकेंट्स हैं सेना के लिए, तो ये शर्म की बात है, गर्व की बात नहीं है। 45,000 पोस्ट के लिए कम से कम नहीं तो 20 लाख तो एप्लीकेंट होने चाहिए थे नौजवान। सेना में जाने का उत्साह ही ठंडा कर दिया आपने। हिटलर ने यह काम किया था। हिटलर ने और हिटलर की सेना ने जब जर्मनी की जनता पर जुल्म किए, तो जर्मनी की जनता के अंदर यह भावना पैदा हुई कि अब कुछ भी बनूं, लेकिन जर्मन का सैनिक नहीं बनूंगा। जनता पर आर्थिक हमले हो रहे थे, लेकिन जनता विरोध नहीं कर पा रही थी। ठीक भारत में भी यही स्थिति है। जनता के आर्थिक हितों पर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन जनता विरोध नहीं कर पा रही है, असहाय अवस्था में खड़ी है, क्योंकि जो विरोध करेगा उसे देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा। विरोधी को देशद्रोही घोषित करके गैस चैम्बर पहुंचाने की आर्ट विकसित की थी हिटलर ने। तो यहां गैस चैम्बर तो नहीं है, लेकिन जेल खाने तो है, और जेल खाने भी ना पहुंचाए किसी को तो देशद्रोही तो घोषित करके उसे समाज में कलंकित तो किया जा सकता है। यही वजह है कि जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा एकदम चुप मूक दर्शक की तरह देख रहा है, और एक छोटा हिस्सा वो बढ़ चढ़ के इसमें सरकार का समर्थन कर रहा है। और इस समर्थन के लिए मोबिलाइजेशन कैसे हो रहा है? धार्मिक कार्यक्रमों के जरिए, मोरालिटी के जरिए, आध्यात्मिकता के जरिए, संत समागम के जरिए। देश में संविधान बढ़ा है या सैन्य शक्ति और सैन्य बोध बढ़ा है? देश में नागरिक बढ़ा है या सैनिक बढ़ा है? देश में प्रधानमंत्री बढ़ा है या नागरिक बढ़ा है? यह सवाल पूछा जाना चाहिए। हिटलर ने एक ही चीज लोगों के जहन में बनाई और पैदा की कि संविधान हिटलर की सेवा के लिए है। हिटलर संविधान की सेवा के लिए नहीं है। हिटलर संविधान से अपने को ऊपर मानता था, जनता से कहता था संविधान की मानो,
लेकिन अपने को हमेशा उसने संविधान से ऊपर रखा और संविधान को अपने पैरों तले रखा। आप पिछले दिनों जो कुछ घट रहा है सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस जो बार बार बोल रहे हैं, आप उसे ध्यान से पढ़िए। हमारे यहां एक सत्ता में एक वर्ग ऐसा पैदा हो गया है जो कि अपने को राज्य से भी ऊपर और संविधान से भी ऊपर देखता है। देश को नागरिक चाहिए या सैनिक चाहिए? अगर मुझसे पूछा तो मैं साफ कहना चाहता हूं, मुझे नागरिक चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी को सैनिक चाहिए। राष्ट्र की रक्षा जनता करती है, सैनिक नहीं करते। राष्ट्र की रक्षा अगर सैनिक करते हैं तो जर्मन का विध्वंस नहीं होता, हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध हारता नहीं और कुत्ते की मौत मरता नहीं। आधुनिक समाज में, आधुनिक राष्ट्र में जनता प्रमुख होती है, प्रधान होती है। प्रधानमंत्री प्रधान नहीं होता, राष्ट्रपति प्रधान नहीं होता। एक और चीज है, बहुत ही दिलचस्प चीज बता रहा हूं मैं आपको। हिटलर ने जब शासन लिया तो इसमें शासन लेने के बाद में सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए। हिटलर ने संसद की मीटिंग नहीं बुलाई, हिटलर ने कभी किसी भी मीटिंग के जरिए कोई फैसला नहीं लिया, सीधे आदेश, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकलते थे। हमारे यहां जितने पॉलिसी डिसीजन हुए वे कैबिनेट की मीटिंग में बाद में अप्रूव किए गए, पहले डिक्लेयर किए गए। नागार्जुन की एक कविता की एक लाइन याद आ रही है, इनके लेखे संसद फंसद सब फिजूल है, इनके लेखे संविधान कागजी फूल है। तो अधिनायक बात जब आता है तो ये चीज लेके आता है। एक अन्य चीज जो कि हिटलर से सीख कर हिंदुस्तान में आ चुकी है और बहुत चिंता की चीज है, हिटलर की सेना जो भी अत्याचार और जुल्म करती थी उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती थी। यह मान लिया गया था कि वहां जो सेना कर रही है वो सही कर रही है, उसके खिलाफ में कोई अदालत नहीं बोलेगी। यह बात दूसरी थी कि हिटलर के मरने के बाद में न्यूरेमबर्ग अदालत चली और उसने बहुत सारी चीजों के लिए हिटलर को दोषी पाया। हमारे यहां तो ये पहले ही ये चीज मान ली गई है कि जो पुलिस बल, अर्धसैन्य बल, सेना कोई अगर कार्रवाई करती है तो आप उस पर सवाल खड़े नहीं कर सकते। अदालतें दिमाग खोलकर उसको देखने की कोशिश नहीं करती कि वहां कोई नियम का, ह्यूमन राइट्स का कोई वायलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। सैन्य बलों की कार्रवाई में जो कुछ घटता है, चाहे वो घर तोड़े जाए, आग लगाई जाए, हत्याएं हो जाए फायरिंग में, यह मान के चला जा रहा है कि उस पर सवाल नहीं खड़े कर सकते आप। यानी एक नई कल्चर, सेना और राज्य के अपराध को अपराध मत मानो, सेना और राज्य के अपराध को अपराध मत मानो। यह फार्मूला हिटलर का फार्मूला था जो हिंदुस्तान में बड़ी युक्ति के साथ में, बड़े कौशल के साथ में हिटलर ने बहुत नेकेडली किया था। यहां नेकेडली नहीं कर सकते तो यहां थोड़ा सा तरीके से, छंद तरीके से, कुछ ऊपर से बहाने डाल के, किसी न किसी कारण की ओट में अरे कायदे से खोल के देखा जाना चाहिए। अगर कहीं राज्य से गलती हुई है तो राज्य गलती माने, सेना से गलती हुई है तो सेना गलती माने, पुलिस से गलती हुई है तो पुलिस गलती माने। और यह गलती बताने का काम अगर सेना नहीं करती तो यह काम न्यायालय करें। सेना और राज्य के अपराधों को अपराध न मानना एक तरह से लोकतंत्र की और संविधान की
इच्छाओं का, मान्यताओं का, धारणाओं का खुला उल्लंघन है। आखिरी चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, उसी पुस्तक में चौथा निबंध है, न्यूट्रलिटी अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ एंड नेशनल टोटलिटी। हम भारत में भी अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशनों, अंतरराष्ट्रीय समझौतों के तहत राष्ट्र राज्य का संचालन कर रहे हैं। भारत अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन और समझौतों के तहत बहुत सारी चीजें मानने और करने के लिए मजबूर है। आप विश्व व्यापार संगठन की मानते हैं कि नहीं मानते? आप मान रहे हैं? एक एक लाइन मानते हैं उनकी। तो अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन और समझौतों के तहत अगर आपने ह्यूमन राइट्स के बारे में कमिटमेंट दिया है कि भारत में ह्यूमन राइट्स का सम्मान किया जाएगा और ह्यूमन राइट्स को हम हर हालत में संरक्षित और सुरक्षित करेंगे, तो ये चीज व्यवहार में 100% लागू की जानी चाहिए। भारत अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कन्वेंशन का सिग्नेटरी है, लेकिन भारत में तो हर स्तर पर यह असुविधा फैली हुई है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन जो है वो स्टेट मशीनरी कर रही है। कहीं राज्य सरकारों के जरिए हो रहा है, कहीं केंद्र सरकार के जरिए हो रहा है। जो अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन है, उन कन्वेंशनों का पालन किया जाएगा और राज्य तटस्थ भूमिका निभाएगा और वे जो कन्वेंशन है उनका पालन करेगा। यह चीज हिटलर पर जितनी लागू होती है, वही चीज नरेंद्र मोदी की सरकार और बाकी राज्य सरकारों पर भी लागू होती है। लेकिन भारत एक दिलचस्प देश है। यहां जब सुविधा होती है तो हम अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन मानते हैं और जहां असुविधा होती है वहां तत्काल हम नहीं मानते। राज्य न्यूट्रल होगा, लोगों के जनतांत्रिक अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, यह धारणा एक सिरे से खत्म कर दी गई है, या तेजी से उसी दिशा में हम लोग जा रहे हैं। संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अंतर जाति, अंतर धार्मिक विवाह करने का अधिकार है, लेकिन आए दिन हमले होते रहते हैं। राज्य रोक नहीं पाता उनको, हमलावरों को पकड़ नहीं पाता। आज तक अंतर जाति, अंतर धार्मिक विवाहों पर हमला करने वालों में कभी किसी के घर बुलडोजर नहीं पहुंचा। वैसे मैं बुलडोजर चलाने के खिलाफ हूं, क्योंकि बुलडोजर कल्चर फासिस्ट कल्चर है। कानून का पालन किया जाना चाहिए हर स्तर पर। हिटलर का राज्य, आखिर में जो मैं कहना चाहता हूं, वो तटस्थ राज्य नहीं था। और संयोग की बात देखिए, मोदी हिटलर नहीं है, लेकिन मोदी में हिटलर की राजनीति के बहुत सारे लक्षण आ चुके। मोदी के शासन में राज्य तटस्थ नहीं है। राज्य अब जर्रे जर्रे पर नजर रखे हुए है और हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे पर उसका हस्तक्षेप है। कायदे से, अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशनों के हिसाब से राज्य को व्यक्ति और समुदाय या समाज से एक तरह से तटस्थ रहकर अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए थी। लेकिन पिछले 8 साल में जो चीज विकसित हुई है वो ये कि राज्य, व्यक्ति और समाज, इन तीन के बीच में एक इकसार रिश्ता विकसित कर दिया गया। अब राज्य जो सोचेगा वही व्यक्ति सोचेगा, राज्य जो सोचेगा वही समाज सोचेगा, और यही वह चीज है जो कि विरासत में हिटलर से भारत चली आई है। अंत में मैं कांग्रेस और विपक्ष के दोस्तों से सिर्फ अनुरोध करना चाहता हूं,
अगर आप सचमुच में महसूस करते हैं कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और हो गई है, तो सड़कों पर संयुक्त मोर्चे बनाइए, गलियों मोहल्लों में, शहरों में विभिन्न मसलों पर संयुक्त मोर्चे बनाइए। आप अकेले नहीं लड़ सकते। अकेले लड़ेंगे, अकेले पिटेंगे। फासिज्म को हराने के लिए, अधिनायकवादी शासन को हराने के लिए, लोकतंत्र के शत्रुओं को हराने के लिए जरूरी है कि आप जनता के बीच में संयुक्त मोर्चे की राजनीति लाएं। संयुक्त मोर्चे की राजनीति लाए बिना आप लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकते। संयुक्त मोर्चे की राजनीति सिर्फ सरकार बनाने की राजनीति नहीं है, बल्कि आज हिंदुस्तान को जरूरत है संयुक्त मोर्चे की राजनीति को नीचे एक कॉमन एजेंडे के आधार पर विकसित करने की। 8 साल बहुत हो चुके। राहुल गांधी, आप पहल करें, विपक्ष को एकजुट करें। अरे राष्ट्रपति चुनाव पर विपक्ष को एकजुट करना कोई अक्ल का काम नहीं है, वो एक बहुत छोटा काम है। असल समस्या है कि विपक्ष एकजुट होकर जुलूस कब निकालेगा, रैलियां कब करेगा, किसने रोका है, क्यों नहीं हो पा रही है ये विपक्ष के बीच में एकता की बातें। चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, चुनाव जब लड़ना है लड़ लेना, लेकिन पहले जनता के बीच में एकजुटता तो प्रदर्शित करो। लोकतंत्र की हत्या हो रही है तो आप लोकतंत्र में लोकतांत्रिक शक्तियों को एकजुट कीजिए, राजनीतिक दलों को एकजुट कीजिए। सिर्फ व्यक्तिगत प्रदर्शन से फासिज्म परास्त नहीं होता। हिटलर की विजय से और हिटलर की कालांतर में हुई पराजय से ये तो सीख ही लो। अगर आपको सर्वसत्तावादी राज्य को परास्त करना है तो जनता को एकजुट आंदोलन के लिए तैयार करना होगा और राजनीतिक दलों को एकजुट आंदोलन के लिए तैयार करना होगा, सरकार के लिए नहीं। मैं तो कहना चाहूंगा सरकार बनाने का और सरकार में जाने का एजेंडा कुछ समय के लिए स्थगित कर दो, जनता को एकजुट करो, और वही एकमात्र चीज है जो कि लोकतंत्र की रक्षा करेगी। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।